वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें दो बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हैं, उनको एक बार अच्छे से समझना होगा, तभी हमें समझ में आएगा कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो जो बेसिक टर्म है, जिन दो टर्म की बात कर रहा हूँ, उसमें से पहला है इवोपरेशन। तो इवोपरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इवोपरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। पहली चीज तो है स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, मतलब ये अपने आप होता है। अपने आप का मतलब है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल वाटर है, एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास वाटर है, ये उसके H2O के मॉलिक्यूल्स है, यानी इस तरीके से। तो ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स है, ये किसी ना किसी, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 25 डिग्री अभी हमारा रूम टेम्परेचर है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे। तो 25 डिग्री हमारा जो रूम टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे अपने आप ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेंगे? लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे। कितने कन्वर्ट होंगे? क्या सारे हो जाएंगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या एक भी नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम एक ही मॉलिक्यूल होगा, 25 होगा तो ठीक है, टेम्परेचर बाद में जाएंगे, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि भाई सारे ही होंगे या एक भी नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो इस स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। तो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर मॉलिक्यूल। सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब जो ऊपर वाले लेयर में होंगे। ऑब्वियस ये बात है कि नीचे वाला जो मॉलिक्यूल हो तो डायरेक्ट वेपर में नहीं जाएगा, पहले ऊपर वाला कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद उससे जस्ट बिलो वाली लेयर, फिर उसके जस्ट बिलो वाली लेयर। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे? वेपर फेस में कन्वर्ट होते अपने आप, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस conversion of liquid molecule present at the surface of liquid into vapor molecule is known as evaporation। अब ये जो इवोपरेशन तो समझ में आ गया, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना अपने आप। अब इस इवोपरेशन की कन्वर्जन की जो रेट है, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हमें एक बार देखने हैं। नहीं तो नेक्स्ट ये लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपरेशन को मैंने आर से रेट और ई का मतलब इवोपरेशन प्रोसेस, तो आर ई से मैंने डिनोट करा है। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, अगर ये 25 डिग्री पे, एक्चुअली हो क्या रहा है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे इनकी कुछ ना कुछ क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर जैसे जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो इनका लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी भी क्या होती है? बढ़ती जाएगी। तो 25 डिग्री है, फिर मैंने अगर 40 डिग्री ले लिया, तो 40 डिग्री पे इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो पहले फॉर एग्जांपल मैंने 5 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे थे, तो फिर बाद में 2-3 और कन्वर्ट होने लगेंगे, और टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो और कन्वर्ट होने लगेंगे। अल्टीमेटली ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस की मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी एस्केप होने की, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में एस्केप होने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से हमारा क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये लिक्विड कौन सा लिया है। अगर मैं ऐसा लिक्विड लेता हूँ जिसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स इसके बिलो वाली लेयर में और साथ वाले, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? टाइटली बाउंड करके रखेंगे, तो इन मॉलिक्यूल को ईजिली एस्केप नहीं होने देंगे, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में वीक है, ठीक है, लाइक वंडरवॉल फोर्सेज होंगे, तो ये ईजिली क्या हो जाएगा? जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फेज से वेपर फेज में। तो यहाँ पे हमने लिखा नेचर ऑफ लिक्विड दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? कम। भाई इनमें आपस में बॉन्डिंग अच्छी होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, और बॉन्डिंग कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा, मतलब इनवर्स वे में रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें हम, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। ये जो हमने कंटेनर लिया,
क्योंकि मैंने बोला सरफेस के मॉलिक्यूल ही सिर्फ कन्वर्ट होते हैं, तो सरफेस के मॉलिक्यूल ही अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो सरफेस पे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कन्वर्जन भी बढ़ जाएगा। अगर सरफेस एरिया, अगर क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 है, अगर मैं सरफेस एरिया और थोड़ा बढ़ा देता, इस तरह का ले लेता कंटेनर, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाते, ज़्यादा हो जाते, तो ज़्यादा उनकी रेट ऑफ क्या होती, इवोपरेशन होती। अगर मैं थोड़ा इस तरह का कंटेनर लेता तो सरफेस में मॉलिक्यूल कम होते, तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगी, इसमें कम होगी। तो सरफेस एरिया के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है रेट ऑफ इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ ड्राई एयर, दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ड्राई एयर क्या होता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ड्राई एयर बोलते हैं। नहीं, ड्राई एयर की टेंडेंसी होती है कि जब भी वो लिक्विड के सरफेस पे, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड का सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर हम ड्राई एयर को पास करवा रहे हैं, ठीक है, N2 या O2 को पास करवा रहे हैं, तो वो ड्राई एयर की टेंडेंसी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने की। मॉइस्चर एब्जॉर्व कैसे होगा, जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्व होना मतलब ये जो सरफेस पे पार्टिकल है इसका क्या, यहाँ से जो N2O2 के जो हमने ड्राई एयर पास करे उसके साथ क्या मिक्स हो जाना, मतलब लिक्विड की सरफेस को छोड़ के निकलना ही क्या हो गया, इवोपरेशन हो गया। मतलब उसने क्या कर दी, रेट ऑफ इवोपरेशन को बढ़ा दिया। नहीं, तो अगर जितनी ज़्यादा हम ड्राई एयर इसमें से पास करेंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल वो क्या करता जाएगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा, और मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता जाएगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये एक फैक्टर है कि अगर हमें रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ाना है तो क्या कर दे, ड्राई एयर को पास करा दे। तो यही लिखा है, ड्राई एयर हैज़ ए टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब सेकंड जो पॉइंट है या सेकंड जो फैक्टर है, सेकंड जो हम जिस दो टर्म की बात करें, सेकंड टर्म है कंडेंसेशन। एक हो गया इवोपरेशन, लिक्विड फेज का वेपर फेज में कन्वर्ट होना, उसका रिवर्स प्रोसेस, उसका ठीक है रिवर्स प्रोसेस है हमारा कंडेंसेशन, वेपर फेज से लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट होना किसी मॉलिक्यूल का। तो वही लिखा है कंडेंसेशन, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल। तो जो सरफेस के अबाउ, फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से क्लोज कर दिया, तो अब ये कौन सा हो गया, वेपर फेस हो गया, और ये कौन सा हो गया, लिक्विड फेस हो गया। तो वेपर फेस का लिक्विड फेस में कन्वर्ट होना ये भी अपने आप क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कब कन्वर्ट होगा, कितने टाइम बाद कन्वर्ट होगा, कितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन वेपर से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना वही प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। इट इज़ अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, तो इवोपरेशन का मतलब लिक्विड से वेपर, और कंडेंसेशन का मतलब क्या है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना। एक बार इसको ध्यान से देखिए और कॉपी कर ले, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम वेपर प्रेशर को समझते हैं। मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया, ठीक है, क्लोज कंटेनर लिया, उस क्लोज कंटेनर में इनिशियली, ठीक है, उस क्लोज कंटेनर में इनिशियली मैंने क्या करा, ओपन टाइप कंटेनर ले लिया ये, और इनिशियली एक इसमें लिक्विड मैंने फिल कर दिया यानी, ठीक है। अब मैं इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ इसको ऑब्जर्व करने से। तो मैंने पहले लिया एट टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो, एट टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं मान रहा हूँ बिल्कुल मैंने इस कंटेनर में इस लिक्विड को फिल करा है, नहीं, ठीक है। अब लिक्विड को मैंने इसमें फिल करा है, तो फिल करने के बाद जैसे इसमें ऑब्जर्व करूँगा तो सबसे पहले क्या होगा, इवोपरेशन होगा, इसमें कंडेंसेशन तो होगा नहीं, अभी तो लिक्विड डाला ही है, तो पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर फेस में। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, जो भी टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर या जिस भी टेम्परेचर पे हम इसको रख रहे हैं, उस टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर फेस में क्या होंगे, अपने आप कन्वर्ट होंगे। तो ये t इक्वल्स टू ज़ीरो पे मैंने मान लिया सिर्फ इवोपरेशन प्रोसेस हो रहा है।
तो इवोपरेशन हो रहा है तो मैं इसको एज एक रिएक्शन ले रहा हूँ, तो रिएक्शन के अंदर ये लिक्विड फेज जो मेरे लिए एक रिएक्टेंट है यानी, और जो मेरे लिए वेपर फेस हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, मेरे लिए एक प्रोडक्ट बन जाएगा यानी, ठीक है। उस समय में जो इवोपरेशन की रेट होगी वो क्या होगी, मेरे लिए मैक्सिमम होगी यानी, ठीक है। इवोपरेशन की जो रेट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी फैक्टर वो सब क्या हो गए मेरे लिए, फिक्स हो गए। पहला फैक्टर मैंने लिया था टेम्परेचर, तो मैंने बोला किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब इस रूम टेम्परेचर मैंने मान लिया। दूसरा फैक्टर लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, तो ये लिक्विड मैंने फिक्स कर दिया, एक लिक्विड कोई भी मैंने ले लिया, लाइक H2O ले लिया, कोई भी लिक्विड ले लिया। थर्ड फैक्टर था सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया भी फिक्स कर दिया यानी। और फोर्थ है ड्राई एयर, तो वो मैं कोई पास नहीं कर रहा हूँ तो फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा, तो हर चीज़ फिक्स हो गई। तो जो भी रेट होगी वो एक तरीके से मैक्सिमम होगी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने की यानी, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद मैंने ऑब्जर्व करा एट टाइम टी, तो ये इस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है इसका। तो लिक्विड फेस है, इसके अंदर नीचे सारे लिक्विड, मैंने सिर्फ सरफेस के ये पार्टिकल्स बनाए, नीचे इस तरीके से पार्टिकल्स और होंगे लिक्विड के। तो अब कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे सरफेस पे, वो किस में कन्वर्ट होने लगे, वेपर फेस में यानी। तो अब थोड़े टाइम बाद लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने लगे, तो ऊपर हमें, अब मैंने क्लोज कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर के अंदर क्या है, ऊपर वेपर फेस के अंदर जो पार्टिकल है वो भी कुछ ना कुछ कंडेंस होके किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ थोड़ी देर बाद एट टाइम इक्वल्स टू टी पर लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो रहा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ वेपर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं यानी। अब कौन ज़्यादा हो रहा है कौन कम हो रहा वो नहीं, बस इतना समझ लेते हैं अभी कि इवोपरेशन तो हो ही रहा था पहले। अब जैसे पहले इनिशियली कंडेंसेशन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इनिशियली सिर्फ हमारे पास क्या था, लिक्विड था। अब लिक्विड से जब वेपर बन गए तो अब कंडेंसेशन भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कंडेंसेशन और इवोपरेशन दोनों स्टार्ट होगा। अब मेरे लिए यहाँ पर रिएक्टेंट क्या बन गया, लिक्विड, जो पहले से मैंने इसको माना था यानी यहाँ पे, और प्रोडक्ट अब मेरा बनने लग गया एक तरीके से। इसको केमिकल रिएक्शन जैसे ट्रीट करें, एक रिएक्शन जैसे, तो प्रोडक्ट मेरे लिए लिक्विड था और प्रोडक्ट मेरे लिए क्या, वेपर, तो प्रोडक्ट वेपर बनने लगा। तो रेट की अगर हम बात करें तो कंडेंसेशन की, सॉरी, इवापोरेशन की जो रेट है वो अभी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट से मतलब है जो मैक्सिमम थी अभी भी क्या रहेगी, वही रहेगी, क्योंकि सारी कंडीशंस जो हमने कंडीशन पढ़ी है इवापोरेशन की वो अभी तक क्या है, कांस्टेंट है। ना लिक्विड चेंज करा, ना हमने टेम्परेचर चेंज करा, ना सरफेस एरिया चेंज करा, ना कोई ड्राई एयर पास कर रहे। तो वो जो मैक्सिमम थी वही एज इट इज़ कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट से मतलब है कि जो पहले थी वही रेट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन वो क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड का वेपर फेस में कन्वर्जन स्टार्ट होगा तो वेपर फेस के पार्टिकल जैसे जैसे नंबर में बढ़ेंगे तो इनमें आपस में कॉलिजन होगा। कॉलिजन होगा तो टेम्परेचर क्या करेंगे, वॉल से आपस में टकरा कर टेम्परेचर को लूज करेंगे, और टेम्परेचर कम होने से ही कंडेंस होना क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। तो वेपराइजेशन की रेट है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, जबकि इवोपरेशन की रेट कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों को ध्यान समझ लेना, इसलिए मैंने फैक्टर पहले ही बता दी थी इवोपरेशन की। और कंडेंसेशन में क्या है कि मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे क्या होते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं इसके अंदर, तो आपस में क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे और वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे, और वो अपनी टेम्परेचर लूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और वो क्या होंगे, कंडेंस होना शुरू करेंगे। तो ये हुई सेकंड कंडीशन एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पे। अब तीसरा मैंने एक टाइम लिया, टाइम टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम। टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम क्यों लिया उसको भी देखेंगे। इस केस में भी क्या होगा, इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, वो तो पिछले प्रोसेस में भी हो रहा था। ठीक है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। फिर वही रिएक्टेंट इसमें भी अब एक लिक्विड है, प्रोडक्ट इसमें भी क्या है, वेपर है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब समझना ध्यान से कि मैंने बोला है रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, नहीं, रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। तो इवोपरेशन की रेट जो मैक्सिमम थी, मैंने बोला यहाँ पे इनिशियली रेट ये थी, वही क्या रही थी थ्रू आउट द प्रोसेस, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन इनिशियली क्या थी, जीरो थी। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अब इसमें प्रोसेस कंडेंसेशन हो ही नहीं रहा, तो मैंने रेट ऑफ कंडेंसेशन लिखी ही नहीं। जब हो नहीं रहा तो क्या होगी, रेट भी नहीं होगी, तो मतलब जीरो, तो यहाँ पे जीरो मान लिया। जैसे जैसे टाइम बीता, ठीक है, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है तो टाइम बढ़ने पर
इवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों हुआ, तो इवोपरेशन की रेट तो कांस्टेंट है जो मैंने इस लाइन से दिखाया, और कंडेंसेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं ठीक है, कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कंडेंसेशन इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये रेट तो है कांस्टेंट और इसकी रेट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो एक टाइम बाद दोनों की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और जो इक्वल होगी उस केस के अंदर दो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर को इनिशियली जब स्टार्ट करा था तो इसी तरीके से समझाता है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मस्ट बी इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा क्या है यहाँ पर, इवोपरेशन, और बैकवर्ड क्या है, कंडेंसेशन। तो इसलिए मैंने इसको एक रिएक्शन जैसे मैंने इसको कंसिडर करा है ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। तो ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है जिसमें लिक्विड का वेपर फेस में कन्वर्ट हो रहा है, और हम ये इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ चुके। अब जहां पर ये दोनों रेट इक्वल हो गई उसको नाम दिया मैंने टी इक्विलिब्रियम, इसलिए यहाँ टाइम इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम लिया, जब दोनों की रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जब दोनों की रेट इक्वल हो गई है इसका मतलब क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जितने वेपर में कन्वर्ट हो रहे सेम उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जा रही है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। रेट कन्वर्जन की रेट कांस्टेंट होती है, नंबर ऑफ है ना, फॉरवर्ड की रेट यानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने की रेट इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल सेम नहीं होते, ठीक है। हाँ, कन्वर्ट जो मोल्स हो रहे हैं वो सेम हो जाएंगे, अगर यहाँ से 2 मोल लिक्विड से वेपर में हो रहे हैं तो वेपर से क्या हो जाएंगे, वापस 2 मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये हमारी कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम की। अब यहाँ पे टर्म आता है वेपर प्रेशर, और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर हमेशा, ठीक है, ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, ना इक्विलिब्रियम से पहले ना इक्विलिब्रियम के बाद में। जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा लिक्विड और वेपर फेस में, कभी भी हम वेपर प्रेशर को डिफाइन नहीं कर सकते। एक बार जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम आने पे लिक्विड के पार्टिकल्स और वेपर फेस के पार्टिकल क्या हो गए, कांस्टेंट, इनकी कंसंट्रेशन या इनके मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो वेपर फेस में मॉलिक्यूल है वो इस लिक्विड फेस के अबाव जो मॉलिक्यूल है हमारे वेपर फेस में, वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर डाल रहे होंगे, उसी प्रेशर को जो एक्सर्ट कर रहा प्रेशर, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के पे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वेपर के वो क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाता है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इस कंडीशन के अंदर जो वेपर से लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो लास्ट में बस यही इसकी डेफिनेशन लिखी है, उसे हम देख लेते हैं एक बार। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक ही लिक्विड की बात हो रही। आप वाटर ले लो, एसीटोन ले लो, बेंजीन ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब एक लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फ्रॉम pressure exerted by the vapor form in the condition of dynamic equilibrium over the surface of liquid in a closed container is known as vapor pressure of pure liquid, ठीक है। क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, क्लोज कंटेनर में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए, और उस डायनेमिक इक्विलिब्रियम के केस के इक्विलिब्रियम होने पे जो वेपर्स हमारी बनी लिक्विड के सरफेस के अबाव, वो वेपर्स जो प्रेशर डाल रही उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देख ले और कॉपी कर ले। थैंक यू।